मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आप सभी का स्वागत है। आइए अब ध्यान दीजिए। सबका ध्यान है, सबके लिए काम कर रहे हैं। बस थोड़ा पेशेंस रखा करो। मैं एक छोटी बात पूछना चाह रहा हूं आपसे मेरे बच्चों। आइए, क्या जानना चाह रहा हूं, मेरे ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यार, कोई नंबर है 60। तो आप कहेंगे देखिए सर, तरीका बताया था सर, इसे सिंपल तोड़ो। 15 चौकों 60 है। बिल्कुल है सर। 4 का मतलब 2 की पावर 2 है सर। बिल्कुल है। 15 का मतलब सर 3 गुना 5 है। अब मेरे बच्चों ये बताइए मुझे, नंबर ऑफ फैक्टर हमको चाहिए। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ फैक्टर में ये एक एक पावर है। 2 की पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो 12 है। गुणनखंडों की कुल मिला के जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 12। अब मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ विशेष रूप से। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फैक्टर हैं क्या क्या, वो बताइए। तो आप कहेंगे सर एक फैक्टर है 2, मतलब एक है। भाई 60 किस किस से भाग जा रहा है? एक से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा, 30 से जाएगा, 60 से जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि भाई 60 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे सर कुल मिला के 12 गुणनखंड हैं। और इन 12 गुणनखंडों को अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको ये 12 गुणनखंड आप देखने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल मिला के 12 गुणनखंड है। हाँ जी। मैं अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप मुझे ये बताना सही समझेंगे कि इसमें कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 3 से भाग जाएंगे, या 3 के मल्टीपल। नंबर ऑफ फैक्टर दैट आर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3। दैट आर मल्टीपल ऑफ 3। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज, मल्टीपल और फैक्टर में मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था। तो आप कहेंगे देखिए सर, 3 3 से भाग जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। 6 3 से भाग जाएगा। बिल्कुल सही। फिर 12 जाएगा सर 3 से, फिर 15 जाएगा, फिर सर 30 जाएगा, और फिर सर 60 जाएगा। क्या आप और हम मिलकर इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कुल मिला के 3 के मल्टीपल जो है वो 6 ही फैक्टर है इसके अंदर? आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में याद होगा कि इसका तरीका समझाया था कि भाई मुझे 3 के फैक्टर चाहिए ना, तो 3 एक मल्टीपल के रूप में आजाद करा दो। अब क्या बचा? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब क्या होगा कि 3 आ गया यहां, तो इसका मतलब ये जो भी फैक्टर होगा वो हर एक 3 से गुना हो रहा होगा। तो 2 में एक जोड़ा 3 और 1 में एक जोड़ा 2। तो 3 दूनी 6 मेरे। तो हमारा आंसर होगा कितना दोस्त? 6। मेरे दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा? 6। अब कहानी ये है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि अगर मैं इन फैक्टर्स का जोड़ पूछूं आपसे तो कितना होगा? तो 60 और 30 90, 90, 12 और 3 15, 15 15 30, 90 और 30 120, और 6 126। एक बार क्या आप देखना पसंद करेंगे कि 126 ही आ रहा है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं? 3 के सभी फैक्टर्स का जोड़ 126 आ रहा है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या एक बार आप देखना पसंद करेंगे इस डाटा को? जल्दी से चेक करके बताएं, क्या 126 आ रहा है? बस आप यस और नो में बोल देंगे, मेरी बात बन जाएगी। तो आप कहेंगे कि हाँ सर 126 सही बता रहे हो, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर पेपर में मैं ऐसा सवाल आपसे पूछ बैठो
कि भाई 3 के सारे फैक्टर्स का जोड़ निकाल के बताइए। 3 के सारे फैक्टर्स का जोड़ निकाल के बताइए। 3 के सारे फैक्टर का जोड़ निकाल के बताइए। तो उसका तरीका ये होगा कि पहले तो 3 कॉमन ले दो, फिर बचा क्या 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। इनके सारे फैक्टर्स का जोड़ निकालो जी। तो 2 की पावर 2 का क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हाँ जी, क्या आप सहमत हैं? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सहमत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी। अब ये बताओ मेरे बच्चे कि ये गुना ये 3 है, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इनको सोल्व करते हैं। तो 2 की पावर 2 4, 2 6 1 7, 5 और 1 6। तो मेरे बच्चे आंसर आया 3 गुना 42। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 126। आंसर आ गया 126। तो यानी आपके लिए ये बात आसान होनी चाहिए कि कैसे किसी किसी नंबर के अगर आप फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसके मल्टीपल कैसे ढूंढे जाते हैं किसी नंबर के, और उनके मल्टीपल का जोड़ कैसे निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी। अब आ जाइए आप। अब मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे दें जिनको मैंने ये सवाल सिखाया। मेरे बच्चे 240 को आप ऐसे लिख सकते हैं 24 गुना 10। आपने कहा जी हाँ। 24 को 8 दिया 24 लिख सकते हैं। 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 8 दूनी 16 यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हम ऐसे सर ब्रेक करके लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 5 को मैं यहां उठा लूं, यहां 2 की पावर 4 बचा, यहां 3 की पावर 1 बचा। अगर पेपर में ये पूछा जाए फैक्टर कितने होंगे, एक आसान तरीका 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 दूनी 10 होंगे। लेकिन अगर जोड़ पूछ रहा है तो मेरे बच्चे इन सब का जोड़ निकालना होगा आपको। 2 की पावर 4 का, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 16 और 8 24 और 4 28, 2 30 और 1 31, 3 और 1 4। तो 4 5 20, 31 दूनी 620। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इसके 240 के जो फैक्टर हैं उसमें अगर हम 5 के मल्टीपल ढूंढ लें और उन सबको जोड़ने का प्रयास करें तो उत्तर हमारा 620 आना चाहिए। अब आ जाइए मेरे बच्चे सवाल। अब मेरे बच्चे सवाल आ जाइए और आप कोशिश करिए दिमाग लगाने की, क्योंकि मेरा एक ही प्रयास रहता है और मेरा स्टाइल भी पढ़ाने का है कि मैं अपने बच्चों को खुद करना सिखाऊं। जंग लड़नी सिखाई जा सकती है लेकिन लड़नी खुद को ही होती है। आइए।
आप कहेंगे जी हाँ ये बात क्लियर है और हमने कई बार पढ़ लिया कि ये इसके फैक्टर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये बताओ 2 की पावर 4 में कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कुल मिला के 4 फैक्टर, मतलब 5 है इसमें। इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसमें 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो मतलब ये कि किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 रखेंगे, बशर्ते n जो हो 0 ना हो, n इज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी नंबर की पावर 0 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तय है, किसी भी नंबर की पावर 0 रखेंगे तो तय है उसका उत्तर 1 आएगा। और 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को आप 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 1 को आप 1 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, या 1 की पावर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखने पे ये समझ आया कि किसी भी चीज की पावर 0 ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी और परफेक्ट 1/n पावर भी है ना, पहली चीज। दूसरी बात यह कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 25 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, 25 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आपने कहा बिल्कुल है सर, इसमें कहां दो रहा है। और 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बिल्कुल है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि 2 परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर 100% होगा, 25 चौक 100 होता है और वो 10 की पावर 2 हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे किसी नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और इस नंबर को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं आपको कहूं कि यार 25 को 2 से गुना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये है नहीं, तो क्या इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो मेरे बच्चे क्या इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आप कहेंगे जी नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है, ये नहीं है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है और अगर वो 2 या 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है तो वो तभी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा जब वो सारे के सारे नंबर जो हो मेरे बच्चे क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। जब सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसी केस में मेरे प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बने। हाँ है ना, ये बात क्लियर है। अब मुझे एक बात आओ, 240 के फैक्टर क्या क्या होंगे? तो आप एक बात कहेंगे सर ध्यान से समझ लो, एक ही बार समझना सर, दोबारा नहीं बताऊंगा। 1 गुना 240, फैक्टर की लिस्ट बनाते हैं। 2 गुना 120, 3 गुना 80, 4 गुना 60, 5 गुना 48, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 9 दूनी 18, और बचा कितना? 6 नहीं जाएगा 9 से, 10 से जाएगा, 10 से 24, 12 से 20, 15 से 16। तो ये मेरे प्यारे बच्चे कुल मिला के इसके सारे फैक्टर बने। मैं जानना चाहता हूं परफेक्ट स्क्वायर कितने, तो आप कहोगे ये है, ये है, जो परफेक्ट स्क्वायर है ये है, बस। एक बार जरा ध्यान से देखिए कितने परफेक्ट स्क्वायर बने इसके, मतलब कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने कहा 1 है, 4 है ना, बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो मेरे बच्चे। तो 1, 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर बने। हाँ जी, लेकिन ये बात पेपर में निकालनी पड़े तो ये सब तो नहीं करा जाएगा, बिल्कुल नहीं करा जाएगा। तो क्या किया जाए सर? तो जब आप इसके फैक्टर लिखते हो ना तो उसमें ये कोशिश किया करें कि फैक्टर लिखते हो तो ये सोचने की भी प्रयास किया करें कि भाई इनमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। भाई 2 की पावर 4 है ना, तो 4 को तो हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 का वर्ग। इसमें कहां आपको आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होगी। तो मेरे बच्चे तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, और ये भी मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, मानते हैं? तो तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये 3
तो जितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं वो यहां लिख लो, इसमें जितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं वो यहां लिखो, इसमें जितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं वो यहां लिखो, और इनका मल्टीपल कर दो। तो 3 एकम 3। इसका मतलब इसके अंदर 3 ऐसे गुणनखंड होंगे मेरे बच्चे, या 3 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब मुझे बताइए कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए? जिनको समझ नहीं आया दोबारा बताइए। अब बताइए इसको। करना आपने है, मेरा काम है आपको धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाना जहां चीजें समझना शुरू करें। आइए मेरे दोस्त, और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मुझे निकालना है परफेक्ट क्यूब। तो मैं देखूंगा कि ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब, और कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। तो यहां कितने हैं? 2। यहां कितना है? 1। यहां कितना है? 1। तो इस, माफ करना भाई, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुल मिला के 2 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। 2 ऐसे फैक्टर होंगे मेरे प्यारे बच्चों जो परफेक्ट क्यूब होंगे। 2 ही ऐसे गुणनखंड हैं जो परफेक्ट क्यूब है। अब बात करते हैं सर पेपर में कैसे किया जाए इन सवालों को। तो पेपर में करने का तरीका सिखा रहा हूं, एक ही बार में समझने की कोशिश करना। वैसे आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि एक ही बार में समझ भी जाते हैं। अच्छा, कई क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं सवाल के ऊपर। इमोशनल मत हुआ करो, समझने की कोशिश करो और आगे बढ़िए। उस सवाल में खोने की कोशिश मत करिए। देखिए मेरे बच्चे, हमसे क्या पूछा? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग का तरीका यह है मेरे बच्चे कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं, जैसे पूर्ण वर्ग ले रहे हैं मतलब 2 पावर ले रहे हैं, तो जो पावर है उसे 2 से भाग दो। 2 से भाग दो। तो आप कहेंगे हाँ भाग देते हैं। तो 2 दूनी 4। तो यहां जितने तक जा रहा है ना उसमें 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ो 3। इसे भी 2 से भाग दो। आप कहेंगे सर 1 को 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 ही आया इंटीजर में, क्योंकि 1 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। तो 0 में 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, 1। इसे 2 से भाग दोगे सर नहीं जाएगा, 0 ही आएगा। तो 0 में 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, 1। तो 3 एकम 3 एकम 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 3। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों आइए आगे कि सर अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्यों पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे फिर क्या किया जाएगा? जो पावर है, जैसे पावर कितना है? 4। 4 को 3 से भाग दो। क्यों भाग दें सर 3 से? ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ मेरे शेरों कि यहां लिखा है क्यों। क्या लिखा है? क्यों। तो 4 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1। 1 आया, 1 में 1 जोड़ दो, 2। 1 को 3 से भाग दोगे, 0 आया। भाई भाग नहीं जा रहा तो 0 आएगा। तो 0 में 1 जोड़ा, 1। 1 को 3 से भाग देंगे ना जाने की 0, 0 में 1 जोड़ा, 1। तो 2 एकम 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 2। मेरे भैया मेरा आंसर आ गया कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2। हाँ जी, अब आ गया। अब इस सवाल पे यहां से आपकी स्किल को और सफाई मिल जाएगी, यहां से आप और विद्वानता की ओर बढ़ेंगे।
आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, हमें चेक क्या करना है, क्यूब। तरीका क्या होगा, 3 से भाग दो। 6 को 3 से भाग देंगे, 2 2 में एक अपनी तरफ से जोड़ो, 3। 8 को 3 से भाग दो, ये देखो पूर्ण कहां तक जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 2 2 में एक जोड़ेगा, 3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3। फिर आया 4, 4 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, एक आया, एक में अपनी तरफ से एक जोड़ोगे, 2। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो मेरे भाइयों आंसर आ गया 18। मेरे शेरों, मेरे बच्चों, आंसर आ गया 18। क्या आप सहमत हैं? आपने कहा जी मजा आ गया। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा। तो सिखा दो सर मुझे जरा इस सवाल में मजा, पता तो चले कि मेरे चेले कितने तेज हैं। आइए, मेरे को क्या चाहिए, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, पिछले में क्या चाहिए था, घन। इस बार चाहिए मेरे बच्चों वर्ग। वर्ग का मतलब होता है मेरे बच्चों 2। तो 2 से भाग दोगे, 2 8 16 नहीं, 2 7 14। कंप्लीट कहां तक जा रहा है, 7 में एक जोड़ा मेरे बच्चों, 8। 2 तिया 6, 3 3 में एक जोड़ा, 4। 2 एकम 2, एक एक में एक जोड़ा, 2। तो 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर जो आया आपका वो आया 64। बताइए। कई बार चीजें ना चाशनी में लपेट के फेंकी जाती है। पेपर का सवाल है, चाशनी में लपेट दिया ये। अब देखता हूं कितने समझ पाएंगे, कितने इस धागे को खोल पाएंगे, भाषा के धागे को। कोई मैनू ना रोके। आइए मेरे बच्चे, देखिए मैंने कहा कि चाशनी में लपेट रखा है। अब कितने इसके मिठास में घुल जाएंगे और अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। उसने ये कहा कि भाई कितने पूर्ण वर्ग इसके फैक्टर है। बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वेयर फैक्टर्स इन दैट, मतलब कितने पूर्ण वर्ग इसके फैक्टर है। लेकिन उसने भाषा ये बनाई कि ये जो नंबर है ये कितने परफेक्ट स्क्वेयर नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो कोई नंबर डिवाइड किसी परफेक्ट स्क्वेयर से तभी होगा ना जब वो उसका फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भैया 12 है, तो 12 कितने परफेक्ट स्क्वेयर नंबर से डिवाइड होगा। तो आप कहोगे ओ बाबले भाई पहले इसके बना ले फैक्टर, 1 2 3 4 6, है ना, 12। तो अब ये बताओ 12 इन सबसे डिवाइड होगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं 12 कितने परफेक्ट स्क्वेयर नंबर से डिवाइड होगा, तो 1 और 2। और ध्यान दोगे ना तो 12 में दो ही परफेक्ट स्क्वेयर फैक्टर है। 12 में मेरे बच्चे दो ही परफेक्ट स्क्वेयर फैक्टर है। तो आपको यही करना है बाबू। 9 को 2 से भाग दोगे, 2 चौक 8, 4 में एक जोड़ा, 5। 7 को 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6, 3 आया, 3 में एक जोड़ा मेरे बच्चे, 4। 4 को 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 2 में एक जोड़ा, 3 मेरे बच्चे। 3 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 1 में एक जोड़ा, 2। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस आंसर पर। अब मुझे बताइए कितने बच्चे कर पाए, समझ नहीं आया। दिलीप डिप DIP, ऐसे थोड़ी बात बनेगी भाई। बताइए।
इसको बाद में समझाता हूं। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, एक बार जरा इसको बताइए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, -12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 × 4। आपने कहा जी लिख दो। सवाल में वो ये पूछ रहा है कितने महत्तम अभाज्य गुण या सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे बड़ा इसका गुणनखंड क्या होगा। तो मेरे बच्चे आपको इसे सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो भैया 12 को 3 × 4 लिख दिया। अगर ध्यान दो तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर पूरे में जो कॉमन आ रहा है ना वो आ रहा है 3। ठीक है, या 3 की पावर 14 यही रहने दो, 3 यहां से कॉमन ले लो, तो यहां बचा 3 की पावर 12। हाँ जी, ठीक है जी, -4। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक, सोच समझ के बताइए। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए। नहीं, अब भाई से सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे होगा वो ध्यान से देखिए। 3 की पावर 6 आपको याद होगा कितना होता है, 729। मैंने आपको लिखवाई भी है ये चीजें कि मेरे भाई ये पढ़ लिया करना। 3 की पावर 6 होता है 729। देखिए सीडीएस का सवाल थोड़ा लेवल रहता है। 3 की पावर 12 को अगर आप कहें तो 3 की पावर 6 की पावर 2 लिख दें तो कोई अपराध है ऐसा लिखना? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। और सर 4 को लिख दें, क्या जानते हो, 2 की पावर 2, तो कोई दिक्कत है? नहीं। 3 की पावर 14 एज इट इज रहने दो सर, +3। अब सर एक बात बताइए, इसे हम क्या लिख दें? तो आप कहेंगे सर एक चीज समझाओ मुझे। 3 की पावर 6 को क्या लिख देते हैं, 729। तो यहाँ एक फार्मूला लगता है सर, A² - B²। A² - B², क्या फार्मूला होता है, A - B × A+B। तो थोड़ा सोल्व करके बताइए मेरे बच्चे, सोल्व होगा या नहीं? सोल होगा कि नहीं, बोल राधा बोल, सोल होगा कि नहीं, करके बताइए मेरे बच्चे इतना सोल। देखो फिर से समझा दो। मेन कहानी क्या है कि हमें ये फैक्टर तो आना ही चाहिए। इस फैक्टर के बिना बात नहीं बनेगी। ये अगर आपको याद है तो ही बात बनेगी, है ना? ये याद होगा तभी बात बनेगी। अब हम इसको और भी कई तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना जरा। यहां से मेरे बच्चे में पहले इन 2 से भी कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से 3 की पावर 13 कॉमन ले लूंगा तो आप जानते हो यहां क्या बचेगा, तो आप कहेंगे हाँ 3 की पावर 1 जमा 1, ये बच जाएगा सर, इसमें कहां दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो ये बन गया 3 की पावर 13 गुना 3 और 1 4। 3 की पावर 13 जमा 3 की पावर 14 को जोड़ेंगे तो 3 की पावर 13 पूरे में कॉमन आया, 3 की पावर 1 है, 1 ही बचा, तो 4 बचा, और यहां था -3 × 4। अब अगर आप ध्यान दें तो पूरे में से अगर मैं 3 × 4 कॉमन ले लूं मेरे भाई, 3 × 4 कॉमन ले लूं, तो यहां से 4 कॉमन आ गया, 3 की पावर 1 कॉमन आ गया, तो बचा कितना, 3 की पावर 12। और यहां क्या बचा, -1, क्योंकि 3 × 4 कॉमन आ गया, हाँ है ना? अब समस्या यह है कि 3 की पावर 12
-1 को कौन सोल्व करे? तो इसका तरीका ये होगा कि सर इसे लिख लीजिए 3 की पावर 6 की पावर 2 -1 की पावर। सर 3 की पावर 6 को लिख लीजिए 729 की पावर 2 -1 की पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी तो 729 में एक गया मेरे प्यारे बच्चों 728, और 729 में एक जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों आया 730। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 4 728 गुना 730, 728 गुना 730। देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, बट आपको पेशेंस रखना होगा। एक बार चेक करिए क्या यहां तक की बात सही है आपकी नजर में? क्या ये सही है या गलत? बस इतना बता दीजिए, बाकी सब देखी जाएगी। क्या ये सही है या गलत मेरे प्यारे बच्चों? बस ये बता दीजिए। आप कहेंगे हाँ जी सर, यहां तक की बातें आपकी समझ में आ गई। अब सर अगली कहानी की तरफ आते हैं। अगली कहानी इसमें थोड़ी विचित्र है। विचित्र इन द सेंस ये सर कि अभी हमें इसमें फैक्टर ढूंढना है, सबसे बड़ा फैक्टर। अब बड़ा फैक्टर कैसे ढूंढा जाए वो बड़ी बात है। आइए जरा, अब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो भाई 3, 4 को 2 की पावर 2 लिख दें, 7, 728 को हम क्या लिख सकते हैं? तो मेरे बच्चे 728 को आप ब्रेक करना इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2। अब मेरे भाई 13 7 91। तो इसके अगर फैक्टर निकालोगे 728 के तो बनेंगे 2 की पावर 3 गुना 7 की पावर 1 गुना 13। 730 में साफ समझ में आ रहा है 73 गुना 10। 10 को हम लिख लेंगे 2 गुना 5। अब पूरे को मेरे प्यारे बच्चों हम सोल्व करेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में तो 3 आएगा, या पहले 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1। 3 2 5 6। 3 कहीं है नहीं, 5 कहीं है नहीं, एक ही बार है, 7 2 बार है, 13 एक बार है, और फिर है 73। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर अगर कोई आ रहा है तो वो आ रहा है केवल 73। क्या आ रहा है मेरे बच्चे? 73। बता रहा हूं 7 + 1 3 + 1 कैसे हो बता रहा हूं मेरे भाई अभिषेक। तो आंसर आया 73। तो पहली चीज तो ये कि मेरे बच्चों आंसर आएगा 73। हाँ जी, जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा इसके अंदर वो होगा 73। अब मुझे एक बात बताइए, 3 की पावर या x की पावर 10 जमा x की पावर 9 को हम लिखना चाह रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये बताओ, x की पावर 10 को मैं x की पावर 9 गुना x की पावर 1 लिख सकता हूं? आप कहेंगे लिख देंगे, क्योंकि सर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 9 और 1 10 हो गया, जमा x की पावर 9 मेरे बच्चों। अब पूरे में से x की पावर 9 कॉमन ले लो, यहां क्या बचा? 1। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यही किया मैंने वहां मेरे बच्चे। एक जगह था 3 की पावर 14, एक था 3 की पावर 13। मैंने सिंपली क्या किया, 3 की पावर 14 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 13 गुना 3 की पावर 1 जमा 3 की पावर 13, और 3 की पावर 13 मेरे प्यारे बच्चों मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां बचा 3 की पावर 1 जमा 1। अब 3 की पावर 13 मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 और 1 कितना हो गया मेरे बच्चों? 4। ये मैंने लिखा था उस सवाल को। हाँ जी, ये मैंने लिखा था उस सवाल को। हाँ है ना, ये जो सवाल था जो आपके सामने था मैंने इस तरह से लिखा था। अगर मुझे इस पूरे सवाल को कराना पड़े तो मैं कैसे कराऊं वो फिर से समझाता हूं, एक बार समझने की कोशिश करना जिन भाइयों को समझ नहीं आया है। ध्यान से देखना, यहां जो था मेरे बच्चे वो लिखा हुआ था 12। मैंने कहा कि 12 को मैं काट के 3 गुना 4 लिख देता हूं। ऐसा करने के पीछे कारण यह था कि 3 कहीं कहीं दिखाई दे रहा था मुझे। अब मैंने पहले इन दोनों को छांट दिया, यहां से 3 की पावर 13 कॉमन ले दिया, तो यहां बचा 3 की पावर 1 और यहां बचा सिर्फ 1।
आप गुना कर लो ना दोबारा, 3 की पावर 13 को 3 की पावर 1 से करोगे 3 की पावर 14, 3 की पावर 13 को 1 से करोगे 3 की पावर 13, -3 × 4। हाँ जी, अब 3 की पावर 13 और मेरे बच्चे 3 और 1 कितना हो गया 4, -3 × 4। अगर आप कॉमन लेना नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख लो, कोई घबराने की बात नहीं। 3 की पावर 12 गुना 3 की पावर 1 गुना 4। भाई पावर 1 है तो 12 और 1 13 ही तो हो गया, और -3 × 4। अब अगर समझ में आ रहा हो तो यहां पे भी 3 × 4 है, यहां पे भी 3 × 4 है, तो 3 × 4 मेरे बच्चों मैंने कॉमन ले दिया, तो यहां बच गया था 3 की पावर 12 और यहां बच गया था -1। इसको मैंने सोल्व कर दिया था। ये 3 की पावर 12 को 3 की पावर 6 की पावर 2 -1 की पावर 2, 3 की पावर 6 729 की पावर 2 -1 की पावर 2, तो ये फार्मूला लगा के लिया था 728 और 730। तो मेरे बच्चों अगर मैं खुद से भी सोचूं तो इसके फैक्टर बनने 3 × 4 गुना 728 गुना 730। मेरे बच्चों मैंने ये चीज बहुत समझदारी से पढ़ी कि 730 में 73 एक प्राइम नंबर है, और ये 73 सीधा सीधा मुझे आंसर में भी दिख रहा था। 73 मुझे मेरे बच्चे सीधा सीधा आंसर में भी दिख रहा, 73 मुझे मेरे बच्चे साथ मतलब आंसर में भी दिख रहा था, ये 728 था। तो अगर 73 मुझे सीधा सीधा आंसर में दिख रहा था तो मुझे 73 वैसे टिक कर देना था। हाँ जी, हो सकता है 3 का पावर 130 n होगा। चलो जिसको समझ आया बहुत बढ़िया, बाकी छोड़ दे। अब आ जाइए, अभी पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन है और मैंने करा रखे हैं आपको। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, ये मेरी सोच है यहां जानने की। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या। कहते हैं पहले 100 नेचुरल नंबर्स में कितने ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर्स की संख्या एक ओड नंबर है। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, आपको याद होगा मैं प्राइम नंबर की जब डेफिनेशन आपको समझा रहा था तब मैंने ये बातें बताई थी अभाज्य संख्या के केस में। देखिए मैं इतना शालीनता से और इतना प्यार से आपको पढ़ाता हूं, एक एक चीज को लिख लिख के समझाता हूं। बाकी टीचरों की तरह ऐसे नहीं कि एकदम से फेंक दिया चीजें, लेकिन उसके बाद का काम फिर भी आपका रहता है कि भाई किसी भी प्राइम नंबर का वर्क करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसके केवल और केवल 3 ही फैक्टर होंगे। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड करोगे तो केवल और केवल इसके 3 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए कोई प्राइम नंबर पी है, अगर मैं इसका वर्क कर रहा हूं तो इसके 3 ही फैक्टर बनेंगे, 1 पी और पी स्क्वायर। बाकी जिस भी नंबर का प्राइम को छोड़ के अगर कोई नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी कोई नंबर है, तो इसके जब भी आप फैक्टर ढूंढोगे ना तो ये इवन फैक्टर बनाएगा, यानी गुणनखंडों की संख्या सम होगी। खंडों की संख्या सम होगी, गुणनखंडों की संख्या सम होगी, गुणनखंडों की संख्या सम होगी, यानी इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ना मेरे बच्चे उस सभी में इवन होंगे। केवल और केवल प्राइम नंबर का वर्क करने पे जो फैक्टर बनते हैं वो 3 बनते हैं और वो ओड होते हैं, वो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अब मेरे बच्चों इस सवाल का जवाब दीजिए, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मेरे बच्चे, आपको ये करना है कि भाई 100 में ऐसे कितने नंबर हैं जो किसी प्राइम का वर्ग है। प्राइम नंबर है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 6 कहां से हो गया भाई, 4 कहां से हो गया ढकनो, 5
7, 11, 13 ये सारे प्राइम है। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 7 का 49। 49 के बाद कोई भी प्राइम नंबर जो आएगा वो 11 आएगा 7 के बाद, और उसका वर्ग होता है 121। तो उसने पूछा था पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं, तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में यही ऐसी संख्याएं हैं, यही मेरे बच्चों ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या होगी, है ना। अच्छा, एक प्राइम नंबर नहीं, माफ करना भाई, सॉरी, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं। अब जरा जल्दी से देखना, 2, 3, 5, 7, हाउ मेनी नेचुरल नंबर अप टू 100 हैज, अच्छा ये ओड नंबर बताने हैं मुझे, है ना, ये ओड है, मुझे लगा 3 फैक्टर है, वो मैं गलत बता रहा हूं। क्योंकि प्राइम एक नहीं होता, लेकिन एक एक हुआ, इसमें एक हुआ भाई, सारे 7 का और 49 हुआ, 1, 3, एक सेकंड हो जाओ मेरे भाई से, मैं अभी बता रहा हूं, पहले इसको पढ़ो, इससे फिर उस पर ले जाऊंगा, वो आसानी से समझा पाऊंगा, पहले इससे कहा जी। ओहो, आवाज नहीं, ठीक है मेरे बच्चे, 4 और 9, आवाज चलिए, फिर से समझाता हूं मेरे बच्चों। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि कोई प्राइम नंबर अगर होगा ना, तो केवल और केवल प्राइम नंबर का वर्क करेंगे तो ही उसके 3 फैक्टर निकल के आते हैं। अब उसने कहा कि भाई ऐसे कितने नंबर हैं जो एक ही अंक की संख्याएं हैं, एक ही अंक की संख्या और उनके 3 गुणनखंड, तो केवल 3 गुणनखंड जो होते हैं वो प्राइम नंबर के ही होते हैं। तो कौन कौन से हुए प्राइम नंबर? एक अंक के कितने हैं जिनका वर्ग किया जा सके? एक, एक तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 2, 3, 5, 7, ये सारे एक अंक है। इनका वर्ग करोगे 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब 25 जो है मेरे बच्चे वो 2 अंकों का हो गया, तो 25 तो आंसर होगा नहीं। तो केवल और केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं, 4 और 9, जो प्राइम नंबर के वर्ग है और इनके 3 फैक्टर हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे। तो अब आइए, माफ करना, इस पे अब आइए मेरे बच्चे, इस पे कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो मेरे बच्चे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होंगे। अब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये तो एक ही डिजिट के बने, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। अब आ जाइए मेरे बच्चे, ये 5 और 7, तो 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, ये जो बने 2 अंकों की संख्या बनी। ये जो बने मेरे प्यारे बच्चों कितने अंकों की संख्या बनी? 2 अंकों की संख्या बनी। इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि 11 का वर्ग 121 हुआ। अब ये बन जाएगा 3 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो किसी प्राइम नंबर का वर्ग हो सकती हैं और इनके केवल 3 फैक्टर होंगे। अब आइए यहां 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? तो 3 अंकों की संख्या, तो भाई प्राइम नंबर लेना है। 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होता, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 19 होता है ना। 19 के बाद मेरे बच्चे क्या होता है? 23 होता है। 23 के बाद क्या होता है? 29 होता है। 29 के बाद प्राइम नंबर में 31 आता है। 31 के बाद 37 आता है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, इसका वर्ग 1 अंक का, इसका वर्ग 1 अंक है, इनके 2-2 अंकों की थी, हमें चाहिए 3 डिजिट के। तो 11 का वर्ग 121 3 डिजिट का हुआ, 169 3 डिजिट का हुआ, 17 का, ये आप आगे जोड़ो ही मत। अब ये देखो कि 31 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 961। और 37 का वर्ग जो करोगे वो कितने अंकों का हो जाएगा? 4 अंकों का।
तो इसका मतलब हमें जो नंबर लेना होगा वो कहां तक लेने होंगे, 31 के वक्त तक। कौन कौन सी संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिला के 7 संख्याएं संभव है। अगर वो कहे कौन कौन सी संख्या, तो 11 का वर्ग संभव है, 13 का वर्ग भी इसके, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग, 23 का वर्ग, 29 का वर्ग और 31 का वर्ग। तो सर केवल यही ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल 3 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, है ना। कर लोगे भाई ये सवाल, ऐसे ही आगे आप कर लेना। अब आपको ये देखना है कि 4 अंकों की संख्याएं कहां तक बनती हैं। बताओ जरा इस सवाल को सोच के, इस सवाल का उत्तर दो जरा सोच समझ के। कहता है 4 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। सोचो भाई। तो आपने देखा 37 से शुरू होगा, 37 का प्राइम नंबर क्या होगा, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद होगा 51, नहीं होगा, 53 होगा जी, 53 के बाद 57 होगा, नहीं 57 नहीं होगा, 59 होगा, 61 होगा जी, 61 के बाद मेरे बच्चे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 61 के बाद जाओगे कितना होगा, 61 के बाद होगा 63 64 65 66 67, 67 के बाद चले जाओगे तो 70 71 73 79। प्राइम नंबर ही गिनने, और तो क्या करना है। 81 के बाद फिर होगा 87 नहीं 87 नहीं 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97। तो कुल मिला के ये प्राइम नंबर हुए। आपको तो कुल मिला के देखना प्राइम नंबर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल मिला के 14 ऐसे नंबर होंगे मेरे बच्चे, 14 ऐसे नंबर होंगे जो जिनका वर्क करोगे तो वो जो संख्याएं होंगी वो 4 अंक की होंगी और वो किसी प्राइम नंबर का वर्क होंगी, है ना। 71 73 79, ठीक है। तो कितनी ऐसी संख्या होंगी मेरे बच्चे, बताइए जल्दी से। तो आंसर होगा 14। जल्दी से चेक करिए, बताइए क्या आंसर है। तो आंसर होगा 14। अब मेरे बच्चों आगे आते हैं। अब जो हम यहां पढ़ना चाह रहे थे उस पॉइंट पर आइए। कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं आपको कहूं कि यार 1 ले लो, 1 का वर्क करोगे 1 आया, 2 का वर्क करोगे 4 आया, 3 का वर्क करोगे 9 आया, 4 का वर्क करोगे 16 आया, 5 का वर्क करोगे 25 आया, 6 का वर्क करोगे 36 आया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनके फैक्टर्स निकाल निकाल कर जल्दी जल्दी रखते रहिए। तो 1 का एक ही फैक्टर होगा, 4 के 1 2 4 होगा, 9 के 1 3 9 होगा, 16 के 1 2 4 8 16 होगा सर, 25 के सर 1 5 25 होगा सर, 36 के मेरे बच्चों 1 6 सॉरी रे गलती बता रहा हूं, 1 2 3 4 6 9 बाद 12 18 36, यही सारे फैक्टर होंगे। अब मैं ये गिनना चाहता हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने कितने हो रहे हैं। तो यहां एक ही फैक्टर हुआ, यहां 3 फैक्टर हुए, यहां पे भी 3 ही फैक्टर हुए, यहां 5 फैक्टर हुए, यहां 3 फैक्टर हुए, यहां देखेंगे 3 3 6 और 3 9 फैक्टर हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां नंबर ऑफ फैक्टर सारी जगह देख रहे हो, ओड बन रहा है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ओड नंबर ओड नंबर। तो यहां सारी जगह जो फैक्टर बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या बन रहे हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर बन रहा है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर बन रहे हैं। इस बात का स्पष्ट मतलब क्या हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का स्पष्ट मतलब यह हुआ कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू बन के आई उस वैल्यू के नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ओड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ही ओड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ही ओड होंगे। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के गुणनखंडों की संख्या मेरे बच्चों हमेशा ही विषम होती है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के गुणनखंडों की संख्या हमेशा ही विषम होती है, इस बात को आप ध्यान रखिए।
किसी भी नंबर के कुल मिला के गुणनखंडों की जो संख्या आती है वो विषम आती है। अगर आप सहमत हैं तो बताइए, नहीं तो नहीं। हाँ या ना? जल्दी बताइए मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल सहमत है, नहीं दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, तो अब आपको क्या करना है? अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो? उसमें एक परपेंडिकुलर होता है। वो कहता अब तो तुम साला हमारा ट्रिक जान गए हैं, अब तो तुम मोटरसाइकिल कुदा ही दोगे। तो कहता है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम है। तो इसका तरीका ही है कि 100 के प्राइम फैक्टर ढूंढ ना। 100 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो किसी का वर्ग हो सकती है। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। अब ये करते रहो कि मैक्सिमम कहां तक आएगा। तो 10 का वर्ग कितना होगा? 10 का वर्ग। 10 का वर्ग 1 से लेकर 10 तक इन सारी संख्याओं का वर्ग जो होगा वो 1 से 100 तक आएगा। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चे? 10 संख्याएं संभव। कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चे? 10 संख्या ही संभव। बताइए। अबे माइक फिर बंद हो गया। मेरे बच्चों माफ करना। हमने यहां पूछा कि भाई 160 से कम, तो 160 से कम पूछा है। तो 100, अगर मैं 13 का वर्ग करता यहां पे, 13 का वर्ग होता है 169, वो बड़ा हो जाएगा 160 से। तो मुझे 160 से कम चाहिए। अगर मुझे 160 से कम चाहिए तो मतलब 12 तक के ही वर्ग होंगे, यानी 1 से लेकर 12 तक, मतलब 12 ही संख्या है मेरे बच्चों संभव। आइए। आइए मेरे बच्चे। कहता जी 300 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है? 300 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स विषम है? तो तरीका जानते हो क्या होगा? 1 से लेके 300 तक नंबर ढूंढने मेरे बच्चे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग। अब आप कहोगे 20 का वर्ग होता है 400, 18 का 324, 17 का वर्ग ले लो सर, 17 का वर्ग होता है 289। यानी सर कुल मिला के 17 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड होंगे, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे बच्चे ओड होंगे। कर लिए जी। अब आ जाइए जी यहां पे। Derive the product of factor which are at 7th and 9th from the starting result in the number n itself, then how many factors of n are there? यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें व nवें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड होंगे? लगाइए दिमाग थोड़ा सा। लगाइए मेरे बच्चों दिमाग। खोलिए दिमाग की खोपड़ी।
आइए मेरे बच्चे, आ जाइए। कहते हैं यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है। तो इससे पहले मुझे एक बात बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले एक इतिहास खोला था एक नंबर का, उसी इतिहास से दोबारा समझाते हैं। हम्म अभी करा रहा हूं मेरे बच्चे, 2 सेकंड हो जाओ। आज अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए बहुत गहराई की बातें, सुनेंगे समझेंगे तो ही क्रैक आउट होगा, वैसे नहीं होगा। मैंने ये 240 के टुकड़े किए आपके सामने, कोई दिक्कत थी यहां तक? नहीं। ये पहली पोजीशन का था, ये दूसरी पोजीशन था, ये तीसरी पोजीशन था, ये चौथी पोजीशन था, ये पांचवी पोजीशन था, ये छठा था, ये सातवीं पोजीशन थी, ये आठवीं थी, ये नौवीं थी, ये 10वीं थी। है ना? अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे मेरी बात पे तो सुनने की कोशिश करना कि जो शुरुआत से पहला फैक्टर है और जो पीछे से पहला फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट हमेशा इस नंबर के बराबर है। आपने कहा जी हाँ, बात सही है। जो शुरुआत से दूसरा फैक्टर और पीछे से भी दूसरा फैक्टर है, उनका प्रोडक्ट का जोड़ भी मेरे बच्चे 240 आएगा। है ना? जो शुरुआत से तीसरा फैक्टर है और आखिरी से भी तीसरा, जैसे आखिर में सबसे आखिरी ये उससे पहला, ये उससे पहला, इनका प्रोडक्ट भी मेरे बच्चे 80 है। अगर मेरे बच्चों ये मान लो शुरुआत से एक्सवां फैक्टर है, अगर ये शुरुआत से एक्सवां फैक्टर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करने पे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करने पे आंसर 240 आ रहा है, तो इसका अंदर ये आखिरी से भी एक्सवां फैक्टर होगा। आखिरी से भी मेरे बच्चों कितना फैक्टर होगा? एक्सवां फैक्टर होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस शुरुआत से कौन सा फैक्टर है? 7वां है ना? अब आखिरी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आखिरी से भी 7वां फैक्टर है ना? अब ये देखो, ये फैक्टर शुरुआत से कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये शुरुआत से 9वां फैक्टर है। अब आखिरी से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आखिर से 9वां फैक्टर है, बिल्कुल है। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, जो शुरुआत से 9वां फैक्टर था और आखिरी से जो 9वां फैक्टर है, उनका अगर प्रोडक्ट करोगे ना भाई, तो 12 गुना 20 करोगे तो 240 आएगा। है ना? इस बात को हमेशा समझिए। यानी अगर मैं आपको यह कहूं कि यार ये कोई नंबर n है और मैंने इसके फैक्टर लिख दिए, तो शुरुआत से 5वां फैक्टर का प्रोडक्ट आखिरी से 5वें फैक्टर, ये आखिरी से और ये शुरुआत से, ये शुरुआत से, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? मुझे बताइए। कोई नंबर है n, मैंने उनके सारे फैक्टर लिस्टिंग किए और प्रॉपर ऑर्डर वाइज मैंने मेंशन किए। तो मैं आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये जानना चाहता हूं कि शुरुआत से अगर वो 5वां फैक्टर है, तो आखिरी से भी 5वां फैक्टर लिया तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर शुरुआत से 5वां ले रहे हो और आखिरी से 5वां ले रहे हो, तो इनका प्रोडक्ट का उत्तर हमेशा ही n आएगा, यानी उस नंबर n के बराबर होगा। जल्दी से आंसर दो यार, थोड़ा आंसर दिया करो यार। क्या होगा मेरे बच्चे? n। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पक्का? अब एक बात बताइए, किसी को भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। पता है बड़ी गहराई की बात है, तरीके से समझानी है। जरा समझिए। अब जरा समझाने की कोशिश करिए। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से गुणनखंड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां नंबर है, 9 10 11 12 13, 13वां। ये ध्यान रखना, आखिरी से नहीं गिन रहा हूं, सारे ही शुरुआत से गिन रहा हूं। अब मैंने कहा कि भाई कोई नंबर है n,
कोई नंबर है मेरे प्यारे बच्चों n, मैंने इसका शुरुआत से 8वां फैक्टर लिया, शुरुआत से 8वां फैक्टर लिया, शुरुआत से 8वां फैक्टर लिया, और शुरुआत से ही 13वां फैक्टर लिया, 13 फैक्टर लिया, तो इनका प्रोडक्ट n आया, इनका प्रोडक्ट n आया। मेरे बच्चों में फिर से समझाता हूं, मैंने क्या कहा कि कोई नंबर है n, इसका मैंने शुरुआत से 8वां फैक्टर लिया और शुरुआत से ही मैंने 13वां फैक्टर लिया, 9 10 11 12 13 13वां फैक्टर लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट n आ गया। तो मेरे बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये शुरुआत से 13वां है तो आखिर से कौन सा होगा? आखिर से कौन सा होगा? सिर्फ सोच के बताइए। अगर ये शुरुआत से 8वां फैक्टर है तो आखिर से कौन सा फैक्टर होगा? तो आप कहेंगे सर आपने अभी तो बताया था कि शुरुआत से 8वां है ना, तो हर हाल में ये आखिर से 8वां होगा, आखिर से 8वां होगा, तभी तो शुरुआत का 8वां और आखिरी के 8वें का मल्टीप्लीकेशन है ना आता है। अरे हाँ है ना? अरे ढक्कनों मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, या हवा में डाल रहे हो सारी बातों को? क्लियर है ये बात? तो जवाब क्यों नहीं देते भाई? मैं भी तो तुम्हारी एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट करता हूं। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई बताओ n में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे देखो सर ध्यान से सुन लो, एक बार समझाएंगे। शुरुआत से 13वां जो फैक्टर है वो आखिर से 8वें फैक्टर के बराबर है, यानी शुरुआत से जो 13वां फैक्टर है वो आखिर से 8वें फैक्टर है। तो यानी शुरुआत में 13 फैक्टर तो ये हो गए। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, शुरुआत में 13 फैक्टर तो आपने बता दिए, और आखिर से 8वां फैक्टर, यानी 8वां फैक्टर ये है आखिर से, तो बाकी कितने बच गए? 7। तो इसका मतलब सर इसमें कुल मिला के 20 फैक्टर है। कुल मिला के मेरे बच्चों इसमें कितने फैक्टर हैं? 20। अब एक बार थोड़ा सोचिए, रटिए मत, मेरा बताया हुआ मत सीखिए, आप खुद थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा 7 कैसे बचे? 6 बचेंगे। देखो अगर ध्यान दोगे तो ये आखिरी से 8वां बना ना, आप कहेंगे हाँ, तो 13 फैक्टर तो इसका ना ये हो गया, और ऊपर से 8वां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 8वां है। तो अगर 8वां ये है, 8वां ये है, तो इसका मतलब इससे पहले कितने फैक्टर होंगे? 7 यार, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने फैक्टर होंगे मेरे भाई? 7 फैक्टर होंगे यार। इसमें है ही क्या भाई? बड़ा बेसिक सा सवाल है। यानी आगे से ऐसे सवाल को करने के लिए क्या है, अगर को मैं कहूं कि कोई नंबर है n, इसका शुरुआत से 8वां और आखिर से 13वां ना, शुरुआत से 8वां और शुरुआत से ही 13वां फैक्टर का जोड़ ना का मल्टीप्लीकेशन n है, तो आपको सीधा एक बात समझना है दिमाग में कि शुरुआत से 8वां है तो सर ये हर हाल में आखिरी से भी 8वां होगा, सर हर हाल में आखिर से भी 8वां ही होगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं सर। अगर आखिर से 8वां होगा तो समझो इससे आगे कितने फैक्टर और होंगे? 7। तो 13 और 7 20 आंसर है। कितने आंसर होंगे सर? 20 आंसर होंगे, है ना? यानी 20 फैक्टर होंगे। या एक शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूं कि शुरुआत से 8वां आखिर से 13वां, तो 13 और 8 को जोड़ दो, 21 आया, 1 घटा दो, ये आंसर आता है ना मेरे बच्चों। अब सवाल पेपर का लेते हैं। कह रहा है जी एक नंबर है n, एक नंबर है n, इसका शुरुआत से 7वां और सर शुरुआत से ही 9वां, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन n के बराबर है। तो सर समझने वाली बात पता क्या है? समझने वाली ये कि अगर शुरुआत से 7वां है तो आखिरी से भी ये 7वां ही होगा। लेकिन आप ये मत करिए, 9 और 7 को जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, 9 और 7 16 में से 1 गया 15 मेरे आंसर। आप वैसे भी करेंगे, अगर आखिरी से 7वां है तो इसका मतलब 6 और बचे होंगे, 9 और 6 15। उतना दिमाग मत दौड़ाइए। कहता है शुरुआत से 43वां और शुरुआत से ही 47वां, 43 जमा 47 माइनस 1 कर दो, 49 है। 43 47 कितना हो गया? 4 4 8 90, 90 में 1 गया 89। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे मेरे बच्चे? 89। जल्दी से बताओ भाई आंसर, इतना टाइम थोड़ी लोगे यार। अमन भाई रिप्लाई देंगे, लेकिन क्या पूछ रहा है वो खुद सोच। चलो आज यहीं तक का रखते हैं, कल मेरे प्यारे बच्चे इससे आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी पूरा प्रयास होगा कि कल मैं इसको कंप्लीट करा लूं। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना।